आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 161। रोहित मेहता और करण सिंह की शुरुआत कठिन रही। लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। रोहित मेहता जियांग टिंगटिंग के साथ फ्लर्ट करना चाहता था, लेकिन जियांग टिंगटिंग रोहित मेहता के सवालों का शांति से जवाब देती रही, लेकिन उसने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। करण सिंह ने लियू यू को वीचैट पर एक दोस्त के रूप में जोड़ा और फिर लियू यू से पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। अप्रत्याशित रूप से लियू यू ने हाँ में जवाब दिया और फिर दोनों का संवाद जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा पहलू, आदित्य वर्मा और लिन यानरान उत्साह से बातचीत कर रहे थे। आदित्य वर्मा, मैंने अपने दादाजी से सुना है कि वे उस समय पहले से ही बेहोश थे। उन्हें दूसरों के मुंह से पता चला कि तुम उस समय अपने साथ सुक्सिया और ज्यूक्सिन गोली लाए थे, है ना? यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? लिन यानरान आदित्य वर्मा से उसके दादाजी को पिछले दिनों अचानक हुए दिल के दौरे के बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। अपने दादाजी की कही बात याद करके लिन यानरान आदित्य वर्मा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो कि मैं भविष्य बता सकता हूँ? दरअसल मैंने हिसाब लगाया था। उस दिन तुम्हारे दादाजी पर ऐसी मुसीबत आई थी, मैं उन्हें बचाने गया था। उस समय मैंने कई किलोमीटर साइकिल चलाई थी। पैडल मारते मारते मेरी गांड दुख गई थी। आदित्य वर्मा ने सीधे लिन यानरान से कहा। हम भविष्यवाणी? हाँ, ये कैसे संभव है? आपने कई किलोमीटर साइकिल चलाई है। क्या साइकिल चलाने से पैरों में दर्द नहीं होना चाहिए? आदित्य वर्मा की बातें सुनकर लिन यानरान चौंक गईं, लेकिन वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी और आदित्य वर्मा से पूछा। जाहिर है लिन यानरान को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। वह सच कह रहे थे। बैठने से मेरे नितंब में दर्द हो रहा है। मैं सचमुच भविष्य बता सकता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। आदित्य वर्मा ने गंभीरता से कहा। असली? लिन यानरान ने पूछा, अभी भी आश्वस्त नहीं। असली? आदित्य वर्मा ने पुष्टि की। तो फिर मुझे देखना है कि क्या पिछले 2 दिनों में मेरी किस्मत अच्छी रहेगी। लिन यानरान ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। मुझे अपना हाथ दे। आदित्य वर्मा अचानक मुस्कुराए और फिर बोले। लिन यानरान एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना छोटा हाथ बढ़ाया। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने सीधे लिन यानरान का हाथ पकड़ लिया। लिन यानरान का हाथ आदित्य वर्मा ने थाम लिया था और उसके सुंदर चेहरे पर अचानक लाली छा गई। हालांकि रोशनी की आड़ में वह साफ नहीं देख पा रही थी, उसका सुंदर चेहरा जल रहा था। निजी कक्ष में यह दृश्य रोहित मेहता व अन्य लोगों की आंखों में समा गया और उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्या ये सब इतनी तेजी से हो रहा है? चूहे ने तो इसका फायदा उठा ही लिया है। आदित्य बहुत भयंकर है। रोहित मेहता और करण सिंह के दिलों में एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें लगा कि आदित्य वर्मा वाकई कमाल का है और लड़कियों से फ्लर्ट करने का उसका तरीका अरविंद पटेल से कमतर नहीं है। एक ही समय पर जब जियांग टिंगटिंग और फैंग यूलिंग ने यह दृश्य देखा तो उनकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। क्या लिन यानरान पहले वहां पहुंचने वाला है? ये काम नहीं करेगा। जियांग टिंगटिंग को लगा कि अब वह सिर्फ देख नहीं सकती, बल्कि उसे कार्रवाई करनी होगी। हालांकि लिन यानरान उसकी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन जब खुशी की बात आती है तो खुशी अभी भी अधिक महत्वपूर्ण है। खुशी के लिए संघर्ष करना होगा और अच्छे लोगों को इसके लिए संघर्ष करना होगा। आदित्य वर्मा ने एक हाथ से लिन यानरान का खूबसूरत हाथ थाम लिया। उसे लगा कि लिन यानरान का हाथ बहुत कोमल और आरामदायक है। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जल्द ही आदित्य वर्मा ने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल लिन यानरान के ज़ेड हाथ को छूने के लिए किया और फिर लिन यानरान की हथेली को ध्यान से देखा। यह हस्तरेखा पढ़ने जैसा है। कुछ समय बाद आदित्य वर्मा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने आश्चर्य से आवाज निकाली। क्या हुआ? आदित्य वर्मा? जब लिन यानरान ने आदित्य वर्मा की शक्ल देखी तो उसने तुरंत भौहें चढ़ाईं और आदित्य वर्मा से संदेह से पूछा। अगले ही क्षण उसने आदित्य वर्मा को फिर गंभीरता से बोलते देखा। नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटेगी।
एक खूनी आपदा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर लिन यानरान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह आदित्य वर्मा से चौंक गई। बिल्कुल नहीं, आदित्य वर्मा, क्या, कैसी खूनी मुसीबत? लिन यानरान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आदित्य वर्मा से कमजोरी से पूछा। उसका सुंदर चेहरा तुरंत थोड़ा पीला पड़ गया। मैंने आदित्य वर्मा को फिर से गहरी अभिव्यक्ति के साथ कहते सुना, अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो तुम्हारी चाची जल्द ही यहाँ आ जाएंगी, है ना? अगर कुछ और नहीं हुआ तो परसों ही आ जाएंगी। आंटी, आदित्य वर्मा, आप। जब लिन यानरान ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो वह अचानक फिर से चौंक गई। अप्रत्याशित रूप से आदित्य वर्मा ने जिस खूनी आपदा का जिक्र किया था वह यही होगी। लिन यानरान ने गुस्से और शर्म से आदित्य वर्मा को देखा, लेकिन अगले ही पल लिन यानरान फिर से स्तब्ध रह गई। परसों, आज 18 तारीख है और परसों 20 तारीख होगी। उसकी चाची के पास वास्तव में हर महीने की 20वीं तारीख होती है। आपको कैसे मालूम? लिन यानरान फिर से शर्मा गई और अविश्वास में आदित्य वर्मा से पूछा। बेशक आप अपने चेहरे को देखकर यह बता सकते हैं, आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य वर्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चेहरे पढ़ सकते हो। अच्छा, तुमने और क्या देखा? लिन यानरान का दिल लहरों से भर गया और वह आदित्य वर्मा से पूछे बिना नहीं रह सकी। सोना, लकड़ी, पानी, आग। आपके जीवन में कुछ कमी है, आदित्य वर्मा ने तुरंत लिन यानरान से फिर कहा। लिन यानरान ने फिर आश्चर्य से पूछा, धरती? हालांकि आदित्य वर्मा ने फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी में मेरी कमी खल रही है, आदित्य वर्मा ने गंभीरता से कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर लिन यानरान का सुंदर चेहरा और भी लाल हो गया। आदित्य वर्मा, मुझे तुमसे नफरत है। लिन यानरान ने जल्दी से अपना हाथ आदित्य वर्मा के हाथ से वापस खींच लिया और गुस्से से उससे कहा। वह जानती थी कि आदित्य वर्मा जानबूझकर ऐसा कर रहा था और स्पष्ट रूप से उसके साथ छेड़खानी कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। हा, ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा फिर हंस पड़े। लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए कभी कभी कौशल की आवश्यकता होती है, अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। आदित्य वर्मा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसे आजमाने के बाद उन्हें काफी अच्छा महसूस हुआ। पियो। आदित्य वर्मा ने सीधे शराब का गिलास फिर से उठाया और लिन यानरान से कहा। लिन यानरान ने भी ऐसा ही किया, शराब का एक गिलास उठाया और सीधे पी गया। हालांकि वह आमतौर पर हफ्ते के दिनों में शराब नहीं पीती थी, लेकिन आज वह एक अपवाद थी। उसके सामने बैठे युवक ने उसे अच्छा महसूस कराया। इसके बाद आदित्य वर्मा ने लिन यानरान के साथ कुछ अन्य विषयों पर बात की, जैसे शराब पीना और गाने सुनना। एक कोने में अरविंद पटेल और वो शियाहुई पहले से ही एक दूसरे को गले लगा रहे थे और चबा रहे थे। भाड़ में जाओ इन दोनों को। वे इतने सारे लोगों के सामने स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, अपना प्यार दिखा रहे थे। मैं स्नानगृह जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कुछ गिलास शराब पी ली थी, लेकिन लिन यानरान ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया और बाथरूम में चली गई। हालांकि जैसे ही लिन यानरान खड़ा हुआ, एक लड़की वहीं बैठ गई जहां लिन यानरान अभी अभी बैठा था, आदित्य वर्मा के बगल में। आदित्य वर्मा, चलो हम भी पीते हैं। वह लड़की जियांग टिंगटिंग थी, जिसने शराब का गिलास उठाया और आदित्य वर्मा से बड़ी उदारता से कहा। इससे आदित्य वर्मा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। कैसा छोटा सा भूत है। आदित्य वर्मा अब गाना चाहते हैं। आप बाबोल बेन हैं, बेन बोल बा कैसी परी है। आदित्य वर्मा ने जियांग टिंगटिंग को देखा। हालांकि वह दिखने में सुंदर थी, पर बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं थी। फिर भी उसके गर्वित वक्ष उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि जियांग टिंगटिंग उनके पास ड्रिंक के लिए आएगी। लानत है, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा, अपना वाइन ग्लास उठाया और जियांग टिंगटिंग के हाथ में रखे ग्लास से उसे छुआ और फिर उसे आसानी से पी गए। जियांग टिंगटिंग ने भी इसे एक ही घूंट में पी लिया। अगले ही पल जियांग टिंगटिंग ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आदित्य वर्मा से पूछा। आदित्य वर्मा, क्या तुम अब भी हस्तरेखा पढ़ सकते हो? वह भी आदित्य वर्मा पर ध्यान दे रही थी और उसने आदित्य वर्मा और लिन यानरान के बीच हो रही बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। उसे अंदाजा हो गया और उसने समझ लिया कि आदित्य वर्मा अभी लिन यानरान की हथेली पढ़ रहा था। आदित्य वर्मा भी चौंक गए, लेकिन फिर भी मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, क्या आप मुझे ये दिखा सकते हैं
क्या आप मुझे मेरा विवाह संबंध दिखा सकते हैं? मुझे उपयुक्त प्रेमी कब मिलेगा? जियांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा से फिर कहा और अपना ज़ैद हाथ भी बढ़ाया। क्या तुम्हें अब भी इसे देखने की ज़रूरत है? ये क्षितिज पर बहुत दूर है, तुम्हारे ठीक सामने। आदित्य वर्मा ने फिर मजाक करते हुए कहा। हेलो, तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जियांग टिंगटिंग ने जब आदित्य वर्मा की बातें सुनी, तब भी उसे समझ नहीं आया कि आदित्य वर्मा का क्या मतलब है। यह आदमी साफ तौर पर अपने बारे में बात कर रहा था। जियांग टिंगटिंग तुरंत फिर हंस पड़ी और आदित्य वर्मा को गंभीरता से देखने लगी। ओह, चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आदित्य वर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने यह बात सहजता से कही, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतना सीधा होगा। कर सकना? क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? घास। आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से विषय बदल दिया और फिर जियांग टिंगटिंग का हाथ पकड़ लिया। रेशमी। जियांग टिंगटिंग के हाथ भी बहुत चिकने हैं, लेकिन वे लिन यानरान के हाथों से थोड़े अलग हैं। जियांग टिंगटिंग के हाथ ज्यादा पतले हैं। जब निजी कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। धिक्कार है, क्या तुमने फिर से शुरुआत कर दी? आदित्य, तुम बहुत बढ़िया हो। रोहित मेहता और करण सिंह आश्चर्य से बुदबुदाए बिना नहीं रह सके। जहां तक अरविंद पटेल की बात है, वह अभी भी मंद रोशनी वाले कोने में वो शियाओहुई के साथ कुछ खा रहा था। उसका हाथ किसी अनजान जगह पर रख दिया गया था। उन दोनों के नज़रिए से वह बहुत ही शानदार लग रहा था। जब फैंग यूलिंग, लियू यू और अन्य लड़कियों ने ये दृश्य देखा, तो उनकी खूबसूरत आंखों में एक और अजीब रंग चमक उठा। कुआं। एक क्षण बाद आदित्य वर्मा ने फिर आह भरी। जब जियांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा को आहें भरते देखा, तो वह आश्चर्य से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, और यहाँ तक कि उसकी अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। क्या गलत? आपकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी लगती है, और यह बिल्कुल सही है। लेकिन, आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज निकाली और सीधे कहा। क्या पर? जियांग टिंगटिंग खुद को रोक नहीं सकी और घबरा गई और जल्दी से दोबारा पूछा। लेकिन इसमें केवल एक ही कमी है। आदित्य वर्मा की आवाज फिर से आई। क्या कमियां हैं? जियांग टिंगटिंग खुद को रोक नहीं सकी और फिर से स्तब्ध रह गई। इसमें नुकसान क्या है? क्या उसे खुद भी इसका पता नहीं है? मेरी कमी महसूस हो रही है। आदित्य वर्मा ने फिर गंभीरता से कहा। आदित्य वर्मा, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर जियांग टिंगटिंग का सुंदर चेहरा एकदम से लाल हो गया। हालांकि यह मोहक क्रिया बहुत ही भद्दी थी, फिर भी उसका दिल दहल गया। क्या मैं सचमुच तुम्हें याद कर रहा हूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मेरी यह कमी क्यों नहीं पूरी कर देते? जियांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा की ओर फिर से देखा और गंभीरता से आदित्य वर्मा से कहा। आदित्य वर्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। जियांग टिंगटिंग वाकई बहुत खूबसूरत हैं और गर्लफ्रेंड के तौर पर बहुत अच्छी रहेंगी। हालांकि ये दोनों पहली बार मिले हैं और आदित्य वर्मा के मन में नेहा कपूर और ये शियुन गर्लफ्रेंड के लिए पहली पसंद हैं। आदित्य वर्मा ने मन ही मन ये सोचा। अगले ही पल आदित्य वर्मा को फिर आश्चर्य हुआ। मुझे क्यों लगता है कि वे पहली पसंद हैं? हाँ, दरअसल मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन इस समय जियांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी अस्वाभाविक मुस्कान थी और उसके दिल में थोड़ी निराशा थी। उसने पहले ही कह दिया था, लेकिन आदित्य वर्मा ने कभी जाहिर ही नहीं किया कि वो उसके लिए कुछ मायने रखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सामने वाले का ध्यान अपनी ओर खींचने में इतनी असमर्थ थी? आदित्य वर्मा उसे पसंद नहीं करता। नहीं, जियांग टिंगटिंग भी अपने फिगर को लेकर बहुत आश्वस्त है। इसके अलावा जब वह आया तो आदित्य वर्मा अन्य पुरुषों की तरह ही था। उसकी नज़रें कुछ देर के लिए उसकी छाती पर रुक गईं। ये सोचकर जियांग टिंगटिंग को लगा कि उसे आदित्य वर्मा को और परखने की जरूरत है। संक्षेप में, वह मानती थी कि जब तक आदित्य वर्मा पुरुष है, वह उसकी पकड़ से बच नहीं पाएगा। आओ आदित्य वर्मा, पियो और पियो। जियांग टिंगटिंग ने सीधे फिर से वाइन का गिलास उठाया और आदित्य वर्मा के साथ शराब पी। जियांग टिंगटिंग की पीने की क्षमता अच्छी है, लेकिन वह पहले भोजन के दौरान बहुत पीती थी और अब वह बहुत पीती है। जैसे जैसे वह अधिक पीती गई, जियांग टिंगटिंग का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया और उसका सिर थोड़ा चक्कर महसूस करने लगा। आदित्य वर्मा के साथ शराब पीते और बातचीत करते हुए जियांग टिंगटिंग धीरे धीरे अधिक साहसी होती गई।
आदित्य वर्मा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? शराब के नशे में जियांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा से फिर पूछा। नहीं, आदित्य वर्मा ने फिर शांति से कहा। तो फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? जियांग टिंगटिंग ने फिर से आदित्य वर्मा से पूछा। आदित्य वर्मा ने जियांग टिंगटिंग को गंभीरता से देखा और उसकी नज़र फिर से जियांग टिंगटिंग की छाती पर पड़ी। दोनों बहुत करीब थे और आदित्य वर्मा एक अद्भुत चाप भी देख पा रहा था। और जियांग टिंगटिंग ने भी एक छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसकी गोल और पतली जांघें मंद रोशनी में भी बहुत आकर्षक थीं। हाँ, बहुत अच्छा फिगर। आदित्य वर्मा ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा। सच कहूं तो आदित्य वर्मा ने जितनी भी औरतें देखी हैं उनमें ये फिगर वाकई सबसे बेहतरीन है। मुझे डर है कि फिगर के मामले में तो सिर्फ अमेरिका की छोटी असिस्टेंट ही इसका मुकाबला कर पाएगी। क्या आपको ये पसंद है? आदित्य वर्मा की बातें सुनकर और आदित्य वर्मा को इस तरह देखकर जियांग टिंगटिंग के सुंदर चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और उसने पूछा। हाँ, आदित्य वर्मा ने पुनः सिर हिलाया। हर आदमी को ये पसंद है। आज रात कैसी रहेगी? अगले ही पल जियांग टिंगटिंग फिर से आदित्य वर्मा के कान के पास आए और आदित्य वर्मा से फुसफुसा कर कहा, लेकिन उसने अपनी बात पूरी नहीं की, उसने आधी ही बात कही। फुफकार। जियांग टिंगटिंग की बातें सुनकर आदित्य वर्मा जियांग टिंगटिंग के मुंह से सांस भी महसूस कर सकता था, जिससे उसका दिल अचानक डगमगा गया। अरे, इतना सीधा? आज रात क्या बताऊं? बाहर जाकर कमरा ले लो। ठीक है। चूंकि दूसरे पक्ष ने ऐसा कहा था, इसलिए आदित्य वर्मा को लगा कि वह डरपोक नहीं हो सकते। उफ, क्या बात है आदित्य वर्मा, मैं कहती हूं कि आज रात जब तक हम नशे में न हो जाएं, हमें घर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं नशे में हो गई तो तुम मुझे घर ले जाओगे? जियांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी, लेकिन अचानक कहा। उसके सुंदर चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। भाड़ में जाओ। आदित्य वर्मा ने आंखें चौड़ी कर लीं। जियांग टिंगटिंग ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वह अलग तरह से सोचे। जियांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। आदित्य वर्मा का अवाक रूप देखकर जियांग टिंगटिंग को आदित्य वर्मा और भी दिलचस्प लगे। हाँ, मुझे शौचालय जाना है, तुरंत, जियांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा से फिर कहा, फिर उठकर शौचालय की ओर चली गई। लेकिन जैसे ही जियांग टिंगटिंग खड़ी हुई, उसके पैर थोड़े अस्थिर हो गए और ऐसा लग रहा था कि वह गिरने वाली है। आदित्य वर्मा बैठे हुए थे और उन्होंने जियांग टिंगटिंग के शरीर को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जियांग टिंगटिंग ने तुरंत आदित्य वर्मा के पैर को सहारा दिया। तुम ठीक हो? आदित्य वर्मा ने जियांग टिंगटिंग से पूछा, लेकिन उसका दिल व्याकुल था, क्योंकि इसी समय आदित्य वर्मा को अपने हाथ से कुछ आता हुआ महसूस हुआ। आदित्य वर्मा का हाथ जियांग टिंगटिंग के शरीर के एक विशेष भाग पर आ टिका। दूसरे शब्दों में कहें तो यह आदित्य वर्मा का हाथ है। अरे, ये सचमुच जानबूझकर नहीं किया गया था। बेशक, दूसरे पक्ष ने भी मुझे इसे देने की पहल की। इसके अलावा, जब जियांग टिंगटिंग ने अपना शरीर झुकाया, तो आदित्य वर्मा ने गलती से कुछ अलग देखा। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा की सांस रुक गई। ये बहुत ही भयानक था। जियांग टिंगटिंग भी अचानक दंग रह गई। उसे स्वाभाविक रूप से अपनी जगह से एक जोड़ी बड़े हाथों का एहसास हुआ। यह उसके शरीर का बहुत संवेदनशील हिस्सा है और वास्तव में इसे एक पुरुष ने छुआ था। जियांग टिंगटिंग का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। मंद रोशनी में भी वह अभी भी दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह शराब पीने की वजह से था या सामने के दृश्य की वजह से। मैं ठीक हूँ, जियांग टिंगटिंग ने जल्दी से कहा, फिर दृढ़ खड़ी हो गई और फिर थोड़ा कांपते शरीर के साथ निजी शौचालय की ओर चली गई। इतनी शराब पीने के बाद उसे शौच के लिए शौचालय जाना पड़ा। जियांग टिंगटिंग निजी कमरे में शौचालय में आया। शौचालय का दरवाज़ा बंद है। जियांग टिंगटिंग ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। कोई व्यक्ति, शौचालय से एक महिला की आवाज़ आई। ये लिन यानरान की आवाज़ थी। जाहिर है, लिन यानरान ने शौचालय की सीट पर कब्जा कर लिया था। बहुत समय हो गया है, वह अभी तक बाहर नहीं आई है। लिन यानरान को नहीं पता कि वह अंदर क्या कर रही है। कोई विकल्प नहीं है। जियांग टिंगटिंग के पास निजी कमरे को छोड़कर केटीवी के अन्य शौचालयों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदित्य वर्मा ने जियांग टिंगटिंग को निजी कमरे से लड़खड़ाते हुए बाहर आते देखा और आदित्य वर्मा के दिल में एक बुरा एहसास हुआ। साफ था कि जियांग टिंगटिंग पहले से ही थोड़ी नशे में थी।
बेहतर होगा कि वह कुछ देर के लिए टॉयलेट में न गिरे। हालांकि आदित्य वर्मा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरे केटीवी में सभी परिस्थितियां उसकी अपनी धारणा के दायरे में हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आदित्य वर्मा उसकी धारणा से बच नहीं सकता। अगर जियांग टिंगटिंग बाद में सचमुच बेहोश हो जाती है तो आदित्य वर्मा तुरंत भाग जाएगा। शराब पीना, फिर पी लो। आदित्य वर्मा की मूल पीने की क्षमता के अनुसार बियर की एक बोतल पीने के बाद उन्हें शायद थोड़ा चक्कर आ जाएगा। लेकिन अब आदित्य वर्मा एक साधु बन चुके हैं और उनका शरीर पहले ही रूपांतरित हो चुका है। शराब का आदित्य वर्मा पर कोई असर नहीं होगा। जियांग टिंगटिंग अभी निजी कमरे से बाहर निकली थी। आदित्य वर्मा के बगल में, जहां अभी जियांग टिंगटिंग बैठी थी, एक और लड़की फिर से बैठ गई। लियू यू, छोटी लोली। आदित्य वर्मा, चलो हम भी पीते हैं। लियू यू वास्तव में एक ग्लास वाइन लेकर आए और सीधे आदित्य वर्मा से कहा। सूखा। आदित्य वर्मा फिर से चौंक गए, लेकिन उन्होंने तुरंत एक गिलास उठाया और उसे पी लिया। ये दृश्य देखकर रोहित मेहता और करण सिंह की आंखें फिर चौड़ी हो गईं। मैं जाऊंगा, क्या तुम फिर से चूहों की तलाश कर रहे हो? वे दोनों अवाक रह गए और फिर एक साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनका मन रोने का कर रहा था। कितना अंतर है, यह एक बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने दूसरी लड़की से बातचीत करने की पहल की, लेकिन दूसरी लड़की ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। जब वे आदित्य वर्मा के घर पहुंचे तो दूसरी लड़की ने आदित्य वर्मा की ओर झुकने की पहल की, मुख्यतः आदित्य वर्मा को पीने के लिए ढूंढ रही थी। देखो, वो लाशें आदित्य वर्मा के बगल में हैं और आदित्य वर्मा से सटने की कोशिश कर रही हैं। जाहिर है कि वो आदित्य वर्मा की बाहों में गिर रही हैं। करण सिंह उदास था क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही लियू यू के साथ छेड़खानी की थी, लेकिन लियू यू हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी और कहती थी कि उसका पहले से ही एक प्रेमी है। लेकिन अब लियू यू वास्तव में आदित्य के शरीर से चिपक गया था, जिससे करण सिंह बेहद उदास हो गया। उसने अपनी गांड को उन दोनों की स्थिति की ओर थोड़ा सा हिलाया और थोड़ा और पास झुक गया, ये जानने के लिए कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। आदित्य वर्मा, तुम बहुत हैंडसम हो और तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार भी है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही ना? लियू यू ने प्यारी सी मुस्कान दिखाते हुए आदित्य वर्मा से उत्सुकता से पूछा। नहीं, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बहुत बढ़िया है, मेरा भी अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आदित्य वर्मा की बात सुनकर लियू यू ने वास्तव में खुशी से कहा। पीछे कोने में करण सिंह का चेहरा लियू यू की बातें सुनकर काला पड़ गया। धत तेरी की, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? उसने अभी वीचैट पर पूछा था। करण सिंह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए वह दूसरी तरफ आदित्य वर्मा के पास उतर गए। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? आदित्य मेरा भाई है, मेरे भाई से झूठ मत बोलो, करण सिंह ने लियू यू से कहा। तुरंत ही करण सिंह ने पुनः आदित्य वर्मा की ओर देखा। आदित्य, मैंने अभी उससे पूछा था और उसने कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। उफ, ये बदलाव तो बहुत जल्दी होगा। आदित्य वर्मा को करण सिंह की बात समझ में आ गई। इस समय मैंने लियू यू को फिर से कहते सुना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा ब्रेकअप जल्दी हो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। लियू यू का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन अगर वह आदित्य वर्मा के साथ रह सकती है तो वह किसी भी समय फिर से सिंगल हो सकती है। करण सिंह, आदित्य वर्मा, क्या यह इस तरह किया जा सकता है? वे दोनों भी दंग रह गए। ओह नहीं नहीं, पी लो पी लो, आदित्य वर्मा ने जल्दी से कहा। माहौल थोड़ा अजीब था और वे सिर्फ पी ही सकते थे। जियांग टिंगटिंग अभी अभी निजी कमरे के दरवाजे से बाहर निकली थी और थोड़ा सा शौचालय की ओर झुकी थी। लेकिन इस समय गलियारे में दो आदमी धूम्रपान कर रहे थे। जब उन्होंने जियांग टिंगटिंग को देखा तो उनकी आंखों में अचानक एक तेज चमक आ गई। भाई चुन, देखो, ये वही औरत है जिसे मैंने पहले देखा था। हाँ, मैं देख रहा हूँ। यार, यह आकृति बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी है। लगता है वह बाथरूम जा रही है। क्या मौका है, कितना भाग्यशाली हूँ। चलो चलो, तुम अभी भी धूम्रपान क्यों कर रहे हो? उसके पीछे आओ। रुको, तुम बाथरूम के बाहर रुको, मैं अंदर जाकर पहले उसे बेहोश कर दूंगा और फिर हम बात करेंगे। हाँ भाई चुन, पहले तुम मजे करो, तुम्हारा काम हो जाने के बाद मेरी बारी है। दोनों जियांग टिंगटिंग की पीठ को घूर रहे थे, अपनी आंखों में इच्छा को छुपाने में असमर्थ थे।
अगले ही पल दोनों सीधे जियांग टिंगटिंग के पास पहुंचे और उनमें से एक ने अपनी पतलून की जेब से एक छोटी बोतल निकाली। बोतल में एक विशेष दवा थी और गाय को बेहोश करने के लिए केवल एक बूंद की जरूरत थी। दोनों गैंगस्टर थे। जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वे पैसे लेने के लिए अपने माता पिता के घर जाते थे। जब उनके पास पैसे होते थे तो वे बार, केटीवी और दूसरी जगहों पर घूमते थे, किसी नशे में धुत या अकेली लड़कियों को नुकसान पहुंचाने के मौके ढूंढते थे। दोनों व्यक्ति जियांग टिंगटिंग की दिशा में पीछा करने लगे। उनमें से एक के हाथ में एक खास दवा की शीशी है। जैसे ही वह जियांग टिंगटिंग के मुंह में जाएगी, जियांग टिंगटिंग तुरंत बेहोश हो जाएगी और फिर पूरी तरह बेहोश हो जाएगी। इस तरह से उन दोनों ने कई लड़कियों को नुकसान पहुंचाया। आज उन्होंने अपना लक्ष्य जियांग टिंगटिंग पर रखा। जियांग टिंगटिंग ऐसी लग रही थी जैसे वो टॉयलेट जा रही हो। यही उनका मौका था और वो थोड़ी नशे में भी लग रही थी। शायद वो बिना किसी खास दवा के भी अपनी प्रतिद्वंदी को हरा सकती थी। जियांग टिंगटिंग को लगा कि वो थोड़ी नशे में है। हालांकि वो अच्छी तरह पी सकती थी, पर आज उसने पहले ही बहुत शराब पी ली थी और उसमें से बहुत सारा आदित्य वर्मा ने पी लिया था। अप्रत्याशित रूप से जियांग टिंगटिंग अंततः शौचालय में आ गई। जियांग टिंगटिंग ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन केटीवी के आसपास पहले से ही दो गैंगस्टर मंडरा रहे थे जो पहले से ही उसे निशाना बना रहे थे। अगले ही पल जियांग टिंगटिंग सीधे महिलाओं के कमरे में चली गई। दोनों व्यक्ति भी शौचालय के बाहर आ गए और शौचालय जाने का नाटक करने लगे। इस समय शौचालय में जाने वाले लोगों की संख्या अधिक है और वहां जाना कठिन है। लेकिन अब मौका है। अगर जियांग टिंगटिंग बाहर आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे लोग और बहुत सारी आंखें। लेंगजी, तुम सावधान रहो, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मैं इसे बाद में तुम्हारे लिए बदल दूंगा। इस समय उनमें से एक आदमी ने अपने बगल में खड़े दूसरे आदमी से कहा, भाई गौर, आप पहले जाए, कोई बात नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगा, चिंता मत कीजिए। बस अपनी आवाज़ जितनी हो सके धीमी रखने की कोशिश कीजिए, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। लेंगजी नाम के आदमी ने तुरंत फिर कहा, उसका नाम लेंग जुन है और उसके बगल वाले आदमी का नाम गॉकिंग है जो उसका साथी गांव वाला है। वे दोनों साथ साथ पले बड़े हैं। दोनों ही पीछे छूटे हुए बच्चे हैं और उनके माता पिता कई सालों से साथ रह रहे हैं। जब वे कभी कभार वापस आते हैं तो कोई उनकी परवाह नहीं करता, यहाँ तक कि घर के बूढ़े और बुजुर्ग भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। इसलिए जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही वे दोनों समाज में घुलने मिलने लगे। ये पहली बार नहीं है जब मैंने इस तरह का काम किया है, इसलिए मुझे इसका अनुभव है। गॉकिंग ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक फूहड़ मुस्कान थी। उसने शौचालय के बाहर देखा और फिर सीधे महिलाओं के शौचालय में चला गया। इस समय निजी कमरे में आदित्य वर्मा ने थोड़ा सा मुंह बनाया। मौत की तलाश में आदित्य वर्मा बुदबुदाया, ठीक है, तुम धीरे धीरे पियो, मैं शौचालय जाता हूँ। आदित्य वर्मा ने लियू ह्यू, लिन यानरान और उनके बगल में बैठे अन्य लोगों से कहा और फिर सीधे निजी कमरे से बाहर चले गए। महिलाओं के शौचालय में जियांग टिंगटिंग ने अभी अभी शौचालय का उपयोग समाप्त किया था। चुपचाप खड़ा हुआ, शौचालय कक्ष का दरवाजा खोला और बाहर जाने वाला था। लेकिन इस समय काले कपड़े पहने एक आदमी सचमुच उसके सामने आ गया। क्या यह महिलाओं का कमरा नहीं है? जियांग टिंगटिंग चीख पड़ी और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। अगले ही पल जियांग टिंगटिंग ने महसूस किया कि उसके सामने खड़े आदमी ने उसका मुंह ढक लिया है। वो जियांग टिंगटिंग का मुंह ढक दिया गया और आदमी ने उसके शरीर को सबसे भीतरी डिब्बे में धकेल दिया। जियांग टिंगटिंग संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन उसके पास दूसरी पार्टी से छूटने की ताकत नहीं थी। इसके अलावा उसने फिर से शराब पी ली और उसे चक्कर आने लगा। विरोध मत करो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत आराम दूंगा। गॉकिंग की नज़र सीधे जियांग टिंगटिंग के शरीर पर पड़ी। वह जियांग टिंगटिंग की छाती और जांघों को बेखौफ होकर देख रहा था। फुफकार बहुत लुभावना है। गॉकिंग के मुंह में पानी आ गया। बस इसी क्षण शौचालय के बाहर आदित्य वर्मा सीधे आगे आए। वह कठोर आदमी दरवाजे पर पहरा दे रहा था और आदित्य वर्मा को सावधानी से देख रहा था। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम शौचालय के दरवाजे पर खड़े होकर मल खा रहे हो? अभी तक किसी को बिस्तर पर लटके हुए नहीं देखा। जब आदित्य वर्मा ने इस आदमी को देखा तो सीधे कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर लेंग जुन का चेहरा एकदम उदास हो गया। धिक्कार है, तुम मौत की तलाश में हो।
उन्होंने आदित्य वर्मा से ठंडे और सख्त लहजे में कहा। टकराना, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि सामने वाला युवक हिल रहा है, मानो भूत प्रेत सा उसके सामने 1 इंच से भी कम दूरी पर आ गया हो। उसे बस अपने सिर के पिछले हिस्से पर एक जोरदार झटका महसूस हुआ। फिर उसे कुछ भी पता नहीं चला और वह बेहोश हो गया। महिलाओं के शौचालय के अंदर गॉकिंग वास्तव में अब और मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपना मुंह जियांग टिंगटिंग की ओर बढ़ाया और उसे चूम लिया। मुझे जाने दो, जियांग टिंगटिंग ने अपनी पूरी ताकत से गॉकिंग को धक्का दिया, लेकिन उसकी ताकत की तुलना किसी पुरुष से नहीं की जा सकती थी। ये देखकर कि उसे चूमा जाने वाला था, जियांग टिंगटिंग के दिल में निराशा की भावना महसूस हुई। हालांकि यह अगले ही पल था। मैंने देखा कि अचानक एक हाथ उस आदमी के कंधे पर आ गया और उसके शरीर को रोक दिया। गॉकिंग ने भौहें चढ़ाईं, सिर घुमाया तो देखा कि एक युवक उसके पीछे खड़ा है और उसका कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। आप कौन हैं? गॉकिंग ने तेजी से कहा। क्या तुम सचमुच जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे नुकसान पहुँचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोल। हालांकि युवक ने हल्के से केवल एक शब्द ही कहा, लानत है, मैं मौत की तलाश में हूँ। गॉकिंग क्रोधित था। इस आदमी ने उसके अच्छे कर्मों को बर्बाद करने का साहस किया। गॉकिंग ने युवक को मुक्का मारा, लेकिन अगले ही पल युवक ने वास्तव में अपनी हथेली आगे बढ़ाकर उसकी मुट्ठी पकड़ ली। इसके तुरंत बाद क्लिक करें। टूटी हड्डियों की आवाज़ तुरंत सुनाई दी। गॉकिंग ने एक दर्दनाक चीख निकाली। टकराना, फिर उसने उसे सीधे लात मारी और गॉकिंग को महिलाओं के शौचालय के दरवाजे तक धकेल दिया। गॉकिंग ने अपने निचले शरीर को ढक लिया, उसका पूरा शरीर दर्द से लाल हो गया। उसकी जीवन रक्त की हानि हुई। अगले ही पल वह दर्द से बेहोश हो गया। आदित्य वर्मा को अब इस आदमी की परवाह नहीं थी, लेकिन वह शौचालय पर बैठे जियांग टिंगटिंग को देखता रहा। तुम ठीक हो? आदित्य वर्मा ने धीरे से कहा। आदित्य वर्मा। जियांग टिंगटिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से आदित्य वर्मा को देखा। अभी अभी उसे लगा कि वह आदमी उसके साथ बलात्कार करने वाला है और वह बेहद हताश हो गई। अचानक आदित्य वर्मा उस सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हो गया। अगले ही पल जियांग टिंगटिंग ने खुद को सीधे आदित्य वर्मा की बाहों में फेंक दिया। शुक्रिया, अभी अभी तो मैं सचमुच बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि मैं किसी को लुभाने जा रही हूँ। जियांग टिंगटिंग बेहद भावुक हो गई और डर के मारे बोली। वह रोने भी लगी। वह अभी अभी के दृश्य से साफ तौर पर डर गई थी। जियांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा को कसकर गले लगाया। आदित्य वर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने भी जियांग टिंगटिंग को गले लगाया और एक हाथ से उसकी पीठ सहला दी। अगर तुम मुझे गले नहीं लगाओगे तो तुम मुझे गले नहीं लगाओगे। दूसरा पक्ष पहल करता है। खैर, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा आदित्य वर्मा की छाती भी आश्चर्यजनक रूप से मुलायम महसूस हुई, जिससे आदित्य वर्मा का शरीर बेकाबू होकर गर्म हो गया। सौभाग्य से आदित्य वर्मा एक साधु थे और उनमें आत्मनियंत्रण बहुत प्रबल था। ये ठीक है, ये ठीक है। आदित्य वर्मा ने जियांग टिंगटिंग को धीरे से सांत्वना दी। हालांकि अगले ही पल जियांग टिंगटिंग, जो उसकी बाहों में थी, ने वास्तव में अपना चेहरा घुमाया और अपना सुंदर मुंह सीधे आदित्य वर्मा के मुंह से सटा दिया। आदित्य वर्मा ने वास्तव में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आदित्य वर्मा के मुंह पर पहले से ही लाल होंठ छपे हुए थे, जिससे आदित्य वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। धत्तेरी की! अचानक हमला किया गया। आदित्य वर्मा को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जियांग टिंगटिंग उसे चूमेगी। उस पर हमला किया गया। आदित्य वर्मा को अपने होठों पर चिकनाई महसूस हुई और उसका दिल और भी अशांत हो गया। इसके अलावा जियांग टिंगटिंग उसके खिलाफ दबा हुआ था और इस समय उसका सही शरीर स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया था। लानत है, इसका विरोध कौन कर सकता है? चुंबन, चूमना बेकार है। खैर, उसे चूम लिया गया है। आदित्य वर्मा ने भी जियांग टिंगटिंग को कसकर गले लगाया और जोरदार प्रतिक्रिया दी। उसके हाथ बिल्कुल भी बेचैन नहीं थे, बल्कि ऊपर नीचे हिल रहे थे। जियांग टिंगटिंग वास्तव में सक्रिय थी। जियांग टिंगटिंग, जो पहले से ही थोड़ी नशे में थी, ने पहले कभी किसी मर्द के बारे में इतना अच्छा प्रभाव नहीं डाला था। आदित्य वर्मा पहले थे। वो पहले ही हताश हो चुकी थी, लेकिन आदित्य वर्मा ने उसे बचा लिया। जियांग टिंगटिंग एक बहुत ही निर्णायक और सीधी सादी इंसान थीं। उन्होंने ये कदम सीधे तौर पर उठाया, जो इस बात का भी प्रमाण था कि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थीं। डिब्बे का दरवाज़ा भी बंद था।
अंदर दोनों जोर जोर से किस कर रहे थे। किस करते करते उनके बदन थोड़े गर्म हो गए और उनके कपड़े थोड़े गंदे हो गए। आदित्य वर्मा सचमुच इसे रोक नहीं पाए। कोई भी इसे रोक नहीं पाया। रहने भी दो, मुझे डर है कि आज मैं अपना कौमार्य खो दूंगी। आदित्य वर्मा ने मन ही मनाह भरी। एक पुरुष के रूप में अपना कौमार्य खोना ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए लड़ा नहीं जा सकता। आदित्य वर्मा ने इस पर ज्यादा बात नहीं की। ठीक उसी समय जब दोनों अगले चरण पर जाने वाले थे, डिंग 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 डिंग, अचानक इसी समय फोन की घंटी बजी। आदित्य वर्मा, आपका फोन। जियांग टिंग टिंग पहले रुकी और शर्माते हुए चेहरे के साथ आदित्य वर्मा से पूछा। आदित्य वर्मा का चेहरा काला पड़ गया। लानत है, कौन है ये, इस नाजुक पल में फोन कर रहा है। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। उसने अपना फोन निकाला और उसे देखा। ये कॉल सिद्धार्थ जैनरेन का निकला। आदित्य वर्मा ने बिना कोई जवाब दिए सीधे फोन काट दिया, लेकिन असंतुष्ट नजरों से जियांग टिंग टिंग को देखा। इस समय जियांग टिंग टिंग का सुंदर चेहरा पहले से ही शर्म से लाल हो चुका था और उसकी सुंदरता टपक रही थी। इसके अलावा आदित्य वर्मा ने उसकी पोशाक बिगाड़ दी थी, जिससे उसका बसंत का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। जारी रखें। आदित्य वर्मा ने जियांग टिंग टिंग से फिर से आधी मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह किसी को खा जाएगा। अच्छा नहीं। जियांग टिंग टिंग ने आदित्य वर्मा को घूरकर अपना सिर हिलाया। नहीं। आदित्य वर्मा थोड़ा हैरान हुए। क्या अभी तो वो इतने सक्रिय नहीं थे? नहीं, यहाँ असहजता है। जियांग टिंग टिंग ने फिर से अपना सिर हिलाया और कमजोरी से कहा। आदित्य वर्मा। थोड़ी देर बाद आदित्य वर्मा महिलाओं के शौचालय की ओर जाने के लिए आगे बढ़े और जियांग टिंग टिंग ने अपनी पोशाक ठीक की और उनके पीछे पीछे चली गईं। लेकिन महिला शौचालय से बाहर निकलते ही दो आकृतियां उनकी ओर आईं, एक पुरुष और एक महिला। हाओ जी, तुम क्या कर रहे हो? आदित्य वर्मा। टिंग टिंग, तुम? अरविंद पटेल और वू श्याओहुई ने जब उन दो लोगों को महिलाओं के शौचालय से बाहर आते देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और संदेह से कहा, यदि जियांग टिंग टिंग महिला शौचालय से बाहर आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आदित्य वर्मा वास्तव में महिलाओं के शौचालय में भी गए थे और जियांग टिंग टिंग का लाल चेहरा देखकर अरविंद पटेल और वू श्याओहुई दोनों को एक ही विचार आया। कुछ तो गड़बड़ है। क्या वे दोनों वहां सेक्स कर रहे थे? आदित्य वर्मा ने अरविंद पटेल को घूरा और कुछ भी नहीं समझाया। स्पष्टीकरण बेकार था। वे वहां कुछ बुरा करने की योजना बना रहे थे, हालांकि वे सफल नहीं हुए। बहुत बढ़िया। हाओ जी, तुम सचमुच कमाल हो। अरविंद पटेल खुद को आदित्य वर्मा को अंगूठा दिखाने से नहीं रोक सके और फिर आदित्य वर्मा के कान के पास आकर फुसफुसाए। हाओ जी, क्या शौचालय में ऐसा करना मज़ेदार है? मैं भी शौचालय में ऐसा करने की कोशिश करूंगा। अरविंद पटेल की बातें सुनकर आदित्य वर्मा का चेहरा उतर गया। जब आप इसे आजमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आदित्य वर्मा ने अरविंद पटेल से उदासीनता से कहा, यह आदमी सचमुच खेलना जानता है। आदित्य वर्मा और जियांग टिंग टिंग निजी कमरे में वापस चले गए, जबकि अरविंद पटेल और वू श्याओहुई शौचालय में जाकर अकल्पनीय हरकतें करने लगे। जब आदित्य वर्मा और जियांग टिंग टिंग अंदर आए तो लिन यानरान, लियू और अन्य महिलाओं के चेहरे थोड़े से जम गए और उनकी आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। उन्हें अपने रूममेट्स और बेस्ट फ्रेंड से खतरा महसूस हुआ। गाना बजाना जारी रहा, शराब पीना जारी रहा और समय तेजी से बीतता गया। लेकिन आदित्य वर्मा के बगल में जियांग टिंग टिंग और लिन यानरान मूल रूप से बिना हिले डुले बैठे रहे और उन्होंने समय समय पर आदित्य वर्मा के साथ शराब पी और बातचीत की, बातें की और हंसे, और यह बहुत जीवंत था। रोहित मेहता और करण सिंह कोने में बैठकर उत्सुकता से ये दृश्य देख रहे थे और उनके दिल पर गहरा आघात लगा। लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? दोनों ईर्ष्यालु थे और बहुत असहज महसूस कर रहे थे। वे चुपचाप सहन कर सकते थे, एक गिलास तुम्हारे लिए और एक गिलास मेरे लिए। टकराना। एक निश्चित समय पर अचानक किसी ने निजी कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या चल रहा है? आप कौन हैं? निजी कमरे में मौजूद हर कोई इस दृश्य से सीधे तौर पर चौंक गया और वे खड़े होकर सदमे में बोले, मैंने निजी कमरे के बाहर 7 या 8 आकृतियां देखीं। सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे। उनकी उम्र 20 या 30 वर्ष के आसपास लग रही थी। कुछ की बाहों या गर्दन पर टैटू थे। ये लोग स्पष्टतः गैंगस्टर हैं। नेता एक गंजा आदमी है जिसने काली बनियान और बड़ी सोने की चेन पहनी हुई है। वह काफी हट्टा कट्टा दिखता है। उसके शरीर पर टैटू हैं, बाईं ओर एक हरा ड्रैगन और दाईं ओर एक सफेद बाघ।
वह खूंखार दिखता है। इस गंजे आदमी के बगल में गॉकिंग ने आदित्य वर्मा की दिशा में इशारा किया और सीधे कहा, भाई बियाओ, यही आदमी है। इसने मुझे और लेंगजी को हराया। इसने तुम्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। गंजे आदमी ने आदित्य वर्मा की तरफ देखा, फिर उसकी नज़र निजी कमरे में घूम गई और उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। उसका नाम झाओ दाबियाओ था और वो इस इलाके का एक जाना माना गैंगस्टर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ इतनी सारी सुंदरियां होंगी। गंजा आदमी मुस्कुराया और बुदबुदाया। अगले ही पल झाओ दाबियाओ ने आदित्य वर्मा की ओर फिर से देखा और निर्दयता से कहा, बेटे, तुम ही हो जिसने मेरे 2 भाइयों को चोट पहुंचाई। ये सही है, आदित्य वर्मा ने सीधे तौर पर स्वीकार करते हुए हल्के से कहा। तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई। तुम्हें क्या लगता है इसका हिसाब कैसे चुकाया जाना चाहिए? मैंने केवल झाओ दाबियाओ को फिर से कहते सुना। ओह, मुझे भी नहीं पता। पता नहीं, क्या तुम मरना चाहते हो? झाओ दाबियाओ की आंखें फिर से तेज हो गईं और वह जोर से चिल्लाया। इस समय झाओ दाबियाओ के पीछे खड़े लोगों ने तुरंत कार्रवाई करने की इच्छा जताई। आप क्या करने जा रहे हैं? विश्वास करो या नहीं, हम पुलिस को बुलाएंगे। और लिन यानरान और अन्य लड़कियों ने भी अपना रंग बदल लिया और भयभीत होकर कहा। रोहित मेहता और करण सिंह भी आदित्य वर्मा के साथ खड़े थे और वे भी लड़ने के लिए तैयार दिख रहे थे और वे बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। हे, लेकिन इस समय आदित्य वर्मा फिर से मंद मंद मुस्कुराए। जब सभी लोग असमंजस में थे और यह नहीं जानते थे कि आदित्य वर्मा क्या करने जा रहे हैं, तब उन्होंने आदित्य वर्मा को फिर से गर्व से कहते सुना, तुम इतने कम लोग ही लाए हो। तुम मुझसे हिसाब बराबर करने की हिम्मत करोगे? जब आदित्य वर्मा की आवाज गिरी तो सबकी आंखें फिर चौड़ी हो गईं। इतने कम लोग? आदित्य वर्मा बहुत घमंडी है। पागल, ये बहुत पागलपन है। निजी कक्ष में मौजूद सभी लोग आंखें फाड़कर देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आदित्य वर्मा ऐसे अहंकारी शब्द कह सकते हैं। ये सीधे तौर पर आपके सामने मौजूद लोगों को गंभीरता से नहीं लेना है। आदित्य वर्मा को हिम्मत कहाँ से मिली? दूसरी तरफ 7-8 लोग थे और सब हटे कट्टे नौजवान थे। आदित्य वर्मा इतने कम लोगों की बात कैसे कर सकते थे? क्या प्राइवेट रूम में मौजूद लोग मिलकर ये लड़ाई जीत सकते हैं? वहां सिर्फ 3 लड़के थे, सभी लड़कियां, और अरविंद पटेल सेक्स करने के लिए टॉयलेट में गए। घमंडी, लानत है, भाड़ में जाए। वह उसे तब तक पीटेगा जब तक उसकी माँ उसे पहचान नहीं लेती। जब गंजे झाओ दाबियाओ ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर अचानक एक भयंकर भाव आ गया और उसने अपने बगल में खड़े छोटे भाइयों से कहा, बेहतर उसे नष्ट कर दो। इन औरतों को मत मारो, बाद में उन्हें मेरे साथ पीने दो। अचानक झाओ दाबियाओ के ये छोटे भाई भी दहाड़ते हुए आदित्य वर्मा की ओर तेजी से दौड़े। तुम लोग किनारे पर जाओ। ये दृश्य देखकर लिन यानरान और अन्य लड़कियां इतनी डर गईं कि उनके चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन आदित्य वर्मा की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। अगले ही पल उन्होंने आदित्य वर्मा को देखा और उसकी ओर दौड़ पड़े। लानत है, अगर तुमने बहुत कोशिश की तो तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। आदित्य, हम 504 का नहीं हैं। हम तो बस करते हैं। रोहित मेहता और करण सिंह ने जब ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी। 504 आदित्य वर्मा का छात्रावास क्रमांक था। शब्द पढ़ते ही दोनों लड़ने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि उनकी बातें अभी खत्म ही हुई थीं, लेकिन उन्होंने देखा कि आदित्य वर्मा पहले ही प्रतिद्वंद्वी टीम की भीड़ में घुस चुके थे। बैंग 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 बैंग। अचानक धीमी आवाज़ों की एक श्रृंखला सुनाई दी, जैसे शरीर पर मुट्ठियों के टकराने की आवाज़। आह आह आह, एक के बाद एक चीखें तुरंत लगभग एक ही समय पर सुनाई दी। बैंग 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 बैंग। रोहित मेहता, करण सिंह और अन्य लोग एक के बाद एक उड़ती हुई आकृतियों को देखकर हैरान रह गए। कुछ निजी कमरे की दीवार से टकराईं, कुछ मेज से और कुछ निजी कमरे के दरवाजे से बाहर फेंक दी गईं। शर्मनाक दृश्य, बहुत शर्मनाक था। इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा हाथ टूट गया है। मेरा दांत गिर गया। कराहने की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। झाओ दाबियाओ के कोई भी आदमी स्थिर नहीं रह पा रहा था, सब जमीन पर गिर पड़े थे। जहां तक झाओ दाबियाओ की बात है, इस समय एक जोड़ी हाथ उसकी गर्दन दबा रहे थे। झाओ दाबियाओ की आंखें अतुलनीय सदमे से भर गईं और उसके शरीर में घुटन सी छा गई। उसकी गर्दन इन हाथों से जकड़ी हुई थी, लेकिन वह लाख कोशिश करने के बाद भी छूट नहीं पा रहा था। ऐसा कैसे?
लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वे दीवार से टकराए। योद्धा, दूसरा पक्ष जरूर कोई महान योद्धा होगा। वह ये भी ठीक से नहीं देख पाया कि दूसरे पक्ष ने क्या कार्रवाई की। उसके सभी आदमी लेट गए। इस समय झाओ दाबियाओ के मन में गौ किंग को मारने का विचार आया, लेकिन इस समय गौ किंग और लेंग जुन भी मारे गए और लेट गए। उनकी आंखें अतुलनीय सदमे से भरी थीं और उनके दिलों में निराशा की एक लकीर उभर आई। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? उन दोनों के हाव भाव बेहद भद्दे हो गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे झाओ दाबियाओ को ढूंढकर इस आदमी से हिसाब किताब बराबर करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नतीजा ऐसा होगा। खेद, दोनों को बहुत अफसोस हुआ। निजी कमरे में लिन यानरान, जियांग टिंग और अन्य लड़कियां भी इस दृश्य को घूर रही थीं। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके मुंह खुले रह गए। तभी लड़कियों की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। इतना सुंदर, आदित्य वर्मा इतने सुंदर थे कि उन्होंने कुछ ही सेकंड में 7-8 ताकतवर आदमियों को गिरा दिया। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। रोहित मेहता और करण सिंह भी इस दृश्य को भ्रमित होकर देखते रहे। लानत है, धिक्कार है, क्या एक चूहा मार्शल आर्ट जान सकता है? दोनों के बीच गाली गलौज हुई। अरे मुझे जाने दो। झाओ दाबियाओ शर्मा गए और कठिनाई से आदित्य वर्मा से बात की। क्या तुम मेरे छोटे भाई को मेरे साथ हिसाब किताब निपटाने में मदद नहीं करोगे? आदित्य वर्मा ने झाओ दाबियाओ से शांति से कहा। वे बस कुछ साधारण लोग थे और उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और तो और झाओ दाबियाओ का जीवन और मृत्यु उसके अपने विचारों पर निर्भर थी। जब तक वह थोड़ा जोर लगाता यह आदमी डकार लेता। मैं गलत था, मुझे जाने दो। झाओ दाबियाओ ने पूरी ताकत से आदित्य वर्मा से फिर कहा। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने झाओ दाबियाओ की गर्दन पकड़ ली और उसे हिला दिया। टकराना, झाओ दाबियाओ का शरीर उसके बगल में जमीन पर जोर से टकराया। चलो हिसाब किताब निपटा लें। आदित्य वर्मा सीधे झाओ दाबियाओ के बगल में खड़े हो गए और झाओ दाबियाओ से कहा। भूल जाओ, भूल जाओ, ये गलतफहमी है। झाओ दाबियाओ बेहद बदसूरत लग रहा था और जल्दी से कहा। अरे यार, इस आदमी का हमला बहुत जोरदार था। उसे लग रहा था जैसे उसकी गर्दन टूटने वाली है और उसके बगल वाले लड़के अभी तक उठे नहीं थे। झाओ दाबियाओ सचमुच डर गया था। छोड़ो भी, ये कैसे ठीक हो सकता है? तुमने हमारे गाने में बाधा डाली, शराब की कई बोतलें तोड़ दी और मेरे दोस्त की मस्ती में खलल डाला। बताओ इसका हिसाब कैसे चुकाया जाए? आदित्य वर्मा ने फिर तीखे स्वर में कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर झाओ दाबियाओ का चेहरा इतना बदसूरत हो गया मानो उसने कुछ खा लिया हो। मैं भुगतान करूंगा, मैं भुगतान करूंगा। मैं आज आपके उपभोग के लिए जिम्मेदार रहूंगा, ठीक है? झाओ दाबियाओ ने तुरंत कहा। हाँ, बस इतना ही। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया, लेकिन झाओ दाबियाओ रोना चाहता था। यह अपनी पत्नी और अपने सैनिकों को खोने जैसा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारा केटीवी झगड़ों पर रोक लगाता है। लड़ाई बाहर ही होनी चाहिए। लेकिन इसी समय बाहर से फिर एक आवाज आई। निजी कमरे के दरवाजे के बाहर कई लोग तेजी से दौड़े। नेता एक छोटा सूट पहने 30 साल का आदमी था। उसके पीछे कई सुरक्षाकर्मी खड़े थे। यह आदमी डायनेस्टी केटीवी का लॉबी मैनेजर था। अपने मातहतों को ये कहते हुए सुनकर कि केटीवी में कोई उपद्रव मचा रहा है और मारपीट करना चाहता है, उसने जल्दी से अपने मातहतों को बुलाया और दौड़कर वहां पहुंच गया। माथा, जैसे ही लॉबी मैनेजर ने बोलना समाप्त किया, उसने दृश्य देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 7 या 8 आकृतियां जमीन पर पड़ी थीं और दृश्य अस्त व्यस्त था। घास, क्या ये पहले ही खत्म हो चुका है? क्या चल रहा है? हालांकि वे महिलाएं और 3 युवक जो कॉलेज के छात्र जैसे दिख रहे थे, वहीं खड़े रहे। नहीं, पीछे खड़े लोग एक दूसरे से काफी दूरी पर थे और ऐसा लग रहा था कि मैदान में केवल यही युवक खड़ा था। फुफकार लॉबी मैनेजर ने अचानक गहरी सांस ली और एक अविश्वसनीय संभावना के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवक ने इन लोगों को पीटा हो? आप इसके टीवी के मैनेजर हैं, है ना? लेकिन इस समय युवक ने उससे फिर कहा। हाँ, मैं मा चाओ हूँ, यहाँ लॉबी मैनेजर। लॉबी मैनेजर ने तुरंत कहा। उन्होंने कहा कि वे यहाँ टूटी हुई चीज़ों और हमारे निजी कमरे में हुए खर्च का भुगतान करेंगे। चल दर, आदित्य वर्मा ने निजी कक्ष में सभी से फिर कहा। गायन में रुचि खत्म हो गई है और गायन जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बहुत देर हो चुकी थी और 11 बज चुके थे।
इतना कहने के बाद सबसे पहले आदित्य वर्मा निजी कक्ष से बाहर चले गए, उनके बाद रोहित मेहता, करण सिंह, लिन यानरान और अन्य महिलाएं भी बाहर आ गईं। पिछला, जब लॉबी मैनेजर को घटना के बारे में अधिक जानकारी मिली तो उसका दिल फिर से अशांत हो गया। अप्रत्याशित रूप से ये वास्तव में यही युवक था। जमीन पर की झाओ डबियाओ भी उठ गया। धिक्कार है, उठो! झाओ दाबियाओ ने जमीन पर पड़े लोगों पर चिल्लाया और फिर उनके बगल में खड़े गॉकिंग और लेंग जून को लात मारी। और तुम दोनों, धिक्कार है, ये सब तुम दोनों का दोष है। तुमने मुझे धोखे से मार डाला है। तुम मरने का नाटक क्यों नहीं करते? उठो! अगर तुमने मुझे आज जो हुआ उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुम्हें भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा। झाओ दाबियाओ को गुस्सा आ गया जब उसने गॉकिंग और लेंग जून को देखा और अचानक तेजी से कहा। गॉकिंग और लेंग जून का भाग्य निस्संदेह दुखद था, लेकिन इस परिणाम का स्रोत ये था कि उन्हें एक महिला से प्यार हो गया था। दूसरी ओर कई लोग निजी कमरे से बाहर निकले और केटीवी के दरवाजे की ओर बढ़े। लड़कियां जियांग टिंगटिंग, लियू यू और झांग चुनजियाओ सभी को शराब पीने से थोड़ा चक्कर आ रहा था और वे चलते समय गिर गईं। केवल लिन यानरान और फैंग यूलिंग थोड़े बेहतर हैं। रोहित मेहता और करण सिंह दोनों ही शराब के शौकीन थे और खूब पीते थे। हालांकि उनके चेहरे शराब पीने से लाल थे, फिर भी वे अपेक्षाकृत शांत थे। वैसे वू श्याओहुई और अरविंद पटेल कहाँ हैं? इस समय लिन यानरान ने अचानक कहा। हाँ, भाई जी कहाँ हैं? ऐसा लगता है कि वह शौचालय जाने के बाद से वापस नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अभी तक पेशाब नहीं किया है और वह उसे पूरा नहीं कर पा रहा है? तो फिर आपको कुछ लियुवेई दिहुआंग गोलियां लेनी होंगी। इस समय रोहित मेहता और अन्य लोगों को भी याद आया कि 2 लोग लापता लग रहे थे। उसकी चिंता मत करो, वैसे भी वह आज वापस नहीं जाएगा। उसने कमरा भी बुक कर लिया होगा, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। जानवर, यह आदमी वास्तव में फिर से होटल में रहना चाहता है। भाई रोहित मेहता जी चिल्लाना तो बंद कर दिए, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या भर आई। कोई औरत होती तो अच्छा होता। उन्होंने तुरंत बगल में बैठी दूसरी लड़कियों की तरफ देखा। उनके मन में विचार तो थे, लेकिन उन्हें साकार करना मुश्किल था। मुझे भाई जी को फोन करके इस बारे में बात करनी चाहिए, करण सिंह ने फिर कहा। यह आदमी काफी ईमानदार है, इसने अपना मोबाइल फोन उठा लिया है और अरविंद पटेल का फोन नंबर देख रहा है। जब आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा तो पहले तो वह इसे रोकना चाहते थे, लेकिन अरविंद पटेल और वो श्याओहुई शायद अब शौचालय में कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। क्या उन्हें बुलाना उन्हें परेशान नहीं करेगा? लेकिन आखिरकार आदित्य वर्मा ने हार मान ली। आदित्य वर्मा अरविंद पटेल के चेहरे के भाव की कल्पना कर सकते थे जब वह कुछ करने ही वाले थे कि अचानक फोन कॉल ने उन्हें रोक दिया। खैर, यह अच्छी बात है। इस आदमी को यह महसूस करने दीजिए कि बीच में टोकने पर कैसा लगता है। लड़ाई। आदित्य वर्मा ने उसे रोका नहीं, बल्कि कुछ प्रसन्नता के साथ कहा। अगले ही पल करण सिंह ने सीधे अरविंद पटेल को फोन किया। भिनभिनाहट। कक्ष के अंदर शेल्फ पर रखा अरविंद पटेल का फोन कंपन कर रहा था, क्योंकि वह कंपन करने के लिए सेट था और उसमें रिंगटोन नहीं थी। ये सब अनुभव है। किसी नाजुक मौके पर फोन कॉल से उन्हें कैसे परेशानी हो सकती थी, इसलिए अरविंद पटेल के मोबाइल फोन की रिंगटोन कभी चालू ही नहीं होती थी। यद्यपि फोन वाइब्रेट हो रहा था और अरविंद पटेल ने इसे सुना, लेकिन उन्होंने बस उस पर नजर डाली और ध्यान नहीं दिया। भिनभिनाहट। अरविंद पटेल का सेल फोन अभी भी कंपन कर रहा था, लेकिन अनजाने में वह शेल्फ के किनारे तक कंपन कर गया था। अगले ही पल देहात अरविंद पटेल का सेल फोन सीधे शेल्फ से नीचे गिरा, जिससे एक कर्कश आवाज हुई जो फोन के टूटने की आवाज थी। हे भगवान, मेरा फोन! जब अरविंद पटेल ने यह दृश्य देखा तो वह तुरंत चीख पड़े और उन्हें बहुत बुरा लगा। अरविंद पटेल अवचेतन रूप से फोन उठाने के लिए गए, लेकिन अपनी मूल गतिविधियों को रोक नहीं पाए। वे दोनों महाजोंग नहीं खेल सकते। जब अरविंद पटेल ने फोन उठाया और देखा तो वे तुरंत दुख से भर गए। भाड़ में जाओ, मेरे गुर्दे तेरह हैं। अरे, बिल्कुल नया वाला तो 2 सप्ताह से भी कम समय से इस्तेमाल हो रहा है। अरे, कौन है ये? इस समय किसने फ़ोन किया? फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई थी और उसमें दरारें थीं। अरविंद पटेल रोने ही वाले थे। ये किडनी 13 एक नया मोबाइल फ़ोन था जो उन्होंने अभी अभी खरीदा था। उन्होंने इसे सिर्फ 1 महीने से भी कम समय तक इस्तेमाल किया था। हालांकि उसके पास पैसा है, फिर भी वह उदास महसूस करता है।
फ़ोन टूट गया था और वो पेशाब घर में गिरते गिरते बचा था। अगर पेशाब घर में पानी चला जाता तो उसका दिल और भी टूट जाता। उनके मोबाइल फ़ोन में अभी भी बहुत सारी तस्वीरें सुरक्षित हैं जो सभी उन्होंने और उनकी गर्लफ्रेंड ने ली थीं। अरविंद पटेल बहुत उदास थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुर्गी चुरा ली हो, लेकिन उन्हें बहुत सारा चावल खोना पड़ रहा हो। अब कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बहुत अप्रिय है। अरविंद पटेल जानना चाहते थे कि फ़ोन किसने किया, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन धुंधली हो गई है और मैं ये भी नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन कॉल कर रहा है। दूसरा पहलू, करण सिंह को पता नहीं था कि उसके फ़ोन कॉल की वजह से अरविंद पटेल की नई खरीदी गई किडनी 13 की स्क्रीन टूट गई है और अरविंद पटेल और वो शियाओहुई ने महाजोंग खेलना बंद कर दिया है। करण सिंह ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, भाई जी, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे हमें छोड़कर सीधे होटल चले गए हों? उसकी चिंता मत करो, चलो चलें। आदित्य वर्मा ने फिर शांति से कहा, भाई ताओ, सभी सुंदरियां शराब पी चुकी हैं, क्या आप उन्हें वापस स्कूल ले जा सकते हैं? आदित्य वर्मा ने रोहित मेहता और करण सिंह से कहा, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। ठीक है ताओ, आगे बढ़ो, दोनों ने एक स्वर में कहा। उनकी बातें सुनकर आदित्य वर्मा पुनः अवाक रह गए। अरे, क्या तुमने बहुत सारे पॉ पेट्रोल्स देखे हैं? ये दोनों लड़के मजाकिया हैं, नशे में हैं और कुछ भी कहने की हिम्मत रखते हैं। मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, मैं उन्हें तुम दोनों के लिए छोड़ दूंगा, आदित्य वर्मा ने फिर कहा और गाड़ी चलाने ही वाला था। इतनी सारी लड़कियों ने शराब पी रखी थी, इसलिए रोहित मेहता और करण सिंह अगर उन्हें वापस ले जाएं तो आदित्य वर्मा को ज्यादा सुकून मिलेगा। क्या तुमने भी शराब नहीं पी? तुम अभी भी गाड़ी चला रहे हो? क्या तुम शराब पीकर गाड़ी चलाओगे? लेकिन इस समय लिन यानरान ने आदित्य वर्मा से फिर कहा, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। नशे में गाड़ी चलाना? बेशक, नशे में गाड़ी चलाना नामुमकिन है। मेरे लिए तो थोड़ी सी शराब पानी की तरह है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आदित्य वर्मा फिर हंसे और हल्के से बोले, मैं एक किसान हूँ। जैसे ही मैं अपनी साधना में सुधार करूँगा, मैं जो शराब पीऊँगा वह बिना छाने ही बाहर निकल जाएगी। आदित्य वर्मा, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ? मैं पहले कभी लैम्बोर्गिनी में नहीं बैठा हूँ, लिन यानरान ने तुरंत कहा जब उसने सुना कि आदित्य वर्मा गाड़ी चलाने जा रहे हैं। आदित्य वर्मा, क्या आप मुझे घर ले जा सकते हैं? इस समय जियांग टिंगटिंग, जो थोड़ा चक्कर खा रही थी, ने भी आदित्य वर्मा से कहा। आदित्य वर्मा की लैम्बोर्गिनी एक हॉट चीज़ बन गई है। हर खूबसूरत महिला इसमें बैठना चाहती है। इस समय लिन यानरान और जियांग टिंगटिंग आदित्य वर्मा की कार में बैठने के लिए होड़ कर रहे हैं। दोनों सुंदरियां दरअसल आदित्य वर्मा की कार में सवारी करना चाहती थीं और उन्होंने उसी समय आदित्य वर्मा से कहा। जब फैंग यूलिंग, लियू यू और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन उन्होंने जो कहना चाहा उसे दबा दिया। ये दृश्य देखकर करण सिंह और रोहित मेहता के भी मुंह खुले के खुले रह गए। लग्जरी कार चलाना बहुत अच्छा लगता है और लड़कियां कार में बैठने के लिए दौड़ पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन मेरी कार केवल एक व्यक्ति को ले जा सकती है। आदित्य वर्मा ने लिन यानरान और जियांग टिंगटिंग की आवाज़ें सुनी, लेकिन कमजोर स्वर में कहा, यानरान, मेरा सिर बहुत चक्कर खा रहा है। अगर मैं टैक्सी लूँगा तो मुझे उल्टी हो जाएगी। लेकिन इस समय जियांग टिंगटिंग ने लिन यानरान से फिर कहा। वह सचमुच नशे में लग रही थी और स्थिर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो फिर तुम उसकी कार ले सकते हो। आदित्य वर्मा, उसे वापस ले जाओ। जियांग टिंगटिंग की बातें सुनकर लिन यानरान ने कुछ और नहीं कहा। वे सभी छात्रावास में सबसे अच्छे दोस्त थे और दूसरे पक्ष ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसलिए लिन यानरान ने बहस करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में तो आप मेरी कार ले सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न हो तो फ़ोन कर देना, आदित्य वर्मा ने फिर सीधे कहा और फिर उस जगह की ओर चल दिया जहां वह हॉटपॉट खा रहा था। जियांग टिंगटिंग ने स्वाभाविक रूप से पीछा किया। आदित्य वर्मा, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। ये देखकर कि आदित्य वर्मा को उसकी परवाह नहीं है, जियांग टिंगटिंग ने तुरंत आदित्य वर्मा से फिर कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश होने वाली थी। आदित्य वर्मा के पास पीछे मुड़कर जियांग टिंगटिंग का हाथ पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये दृश्य देखकर लिन यानरान की आंखों में एक अस्वाभाविक भाव था और उसके दिल में हमेशा थोड़ी खटास महसूस होती थी, मानो जो चीज़ मूल रूप से उसकी थी उसे किसी और ने ले लिया हो।
चलो हम भी चलते हैं, 2 गाड़ियां ले लेते हैं, रोहित मेहता ने फिर कहा और फिर सीधे 2 टैक्सियां बुला लीं। अरविंद पटेल के अलावा आदित्य वर्मा और जियांग टिंगटिंग भी थे। घटनास्थल पर 6 लोग भी थे। एक कार तो बिल्कुल भी नहीं आ पाती, इसलिए रोहित मेहता ने सीधे 2 गाड़ियां मंगवाईं। कुछ लोग कार में सवार होकर सीधे स्कूल की ओर चल पड़े। आदित्य वर्मा ने जियांग टिंगटिंग का समर्थन किया और एक निश्चित समय पर जियांग टिंगटिंग ने अचानक आदित्य वर्मा से फिर कहा, आदित्य वर्मा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये तो पक्का है, वरना आज रात वापस मत जाना। आदित्य वर्मा ने फिर से जियांग टिंगटिंग से आधी मुस्कान के साथ कहा। टॉयलेट वाले दृश्य को याद करते हुए आदित्य वर्मा जियांग टिंगटिंग के शरीर को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। ये तो कहा ही जा सकता है कि जियांग टिंगटिंग का फिगर इतना आकर्षक है कि आदित्य वर्मा खुद को उससे दूर नहीं रख पाते। तुम बहुत बुरे हो। जियांग टिंगटिंग ने जब आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उसका खूबसूरत चेहरा अचानक शर्म से लाल हो गया। उसने आदित्य वर्मा को घूरते हुए कहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बेहोशी आ रही है। तो फिर क्या आप तैयार हैं? या आप तैयार हैं? आदित्य वर्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। जियांग टिंगटिंग बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और फिर आदित्य वर्मा से कहा, क्या आप होटल बुक कर सकते हैं? हाँ, बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे ओबरॉय होटल चले जाओ। वो होटल मेरा है। जियांग टिंगटिंग का रूप देखकर आदित्य वर्मा अचानक फिर हंस पड़ा। आज रात उसे जियांग टिंगटिंग से 300 राउंड तक लड़ना होगा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर जियांग टिंगटिंग फिर से चौंक गई। क्या ओबरॉय होटल आदित्य वर्मा का है? जियांग टिंगटिंग का दिल उथल पुथल से भर गया और उसका मन और भी दृढ़ होता गया। हर बार वापस आने पर अपने माता पिता द्वारा ब्लाइंड डेट पर घसीटे जाने के बजाय, ताकि वह जल्दी शादी करके पैसे कमा सके, वह खुद को आदित्य वर्मा को सौंपकर इस युवक को बंदी बनाना चाहती थी। उसके पास न पैसा है, न पृष्ठभूमि, न परिवार, उसके पास केवल एक छोटी सी आकृति है। हाँ, चलो चलें। जब आदित्य वर्मा ने जियांग टिंगटिंग के हैरान चेहरे को देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और जियांग टिंगटिंग को उस दिशा में खींच लिया जहां उन्होंने अपनी कार पार्क की थी। इंतजार नहीं कर सकता। यद्यपि आदित्य वर्मा पहले से ही एक साधु हैं और उनके पास एक प्रणाली है, फिर भी वह अपने 20वें दशक में एक युवा व्यक्ति हैं, एक सामान्य भावुक युवक और एक कुंवारी जो 20 साल से अकेली है। जल्द ही वे दोनों जियाओलोंगई हॉटपॉट रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर लौट आए। हॉटपॉट रेस्तरां के सामने एक लैम्बोर्गिनी पॉइजन चुपचाप खड़ी थी, जो अभी भी वहां से गुजरने वालों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। यद्यपि 11 बज चुके हैं, ये शहर के केंद्र में एक हलचल भरा क्षेत्र है तथा कई लोगों की नाइट लाइफ अभी शुरू ही हुई है। आदित्य वर्मा ने सीधे दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गए, जबकि जियांग टिंगटिंग यात्री सीट पर बैठ गए। वह फिर किसकी अमीर दूसरी पीढ़ी है? लग्जरी कारें और खूबसूरत महिलाएं, यही जिंदगी है। ये कार बहुत सुंदर है। उस खूबसूरत महिला का फिगर वाकई अद्भुत है। जब दोनों लोग लैम्बोर्गिनी पॉइजन में सवार हुए तो वहां से गुजर रहे आसपास के लोगों ने ये दृश्य देखा और अचानक भारी हंगामा मचा दिया। इन राहगीरों की आवाजें स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा के कानों में पड़ीं, लेकिन आदित्य वर्मा ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की ईर्ष्या भरी नजरों में रहना चाहते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। बूम! लैम्बोर्गिनी के जहरीले इंजन की गर्जना अचानक फिर से तेज हो गई। फुश! लैम्बोर्गिनी का जहर तुरंत सक्रिय हो गया और वह रात में सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए ओबरॉय होटल की ओर बढ़ गया। स्पोर्ट्स कार चलाते हुए और जियांग टिंगटिंग से आ रही खुशबू को सूंघते हुए आदित्य वर्मा के मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने एक हाथ से गाड़ी चलाई और चुपचाप अपना दाहिना हाथ जियांग टिंगटिंग की जांघ पर रख दिया। जियांग टिंगटिंग थोड़ा कांप उठी और आदित्य वर्मा को घूरने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका सुंदर चेहरा अभी भी बेहद लाल था। हालांकि एक निश्चित समय पर लैम्बोर्गिनी वेनेनो, जो मूलतः सामान्य गति से चल रही थी, आदित्य वर्मा के जोरदार ब्रेक स्लैम के कारण रुक गई। अचानक ब्रेक लगने से उसके बगल में खड़ी जियांग टिंगटिंग चीख पड़ी। कारण ये था कि आदित्य वर्मा की लैम्बोर्गिनी वेनेनो के सामने जो कार मूल रूप से सामान्य रूप से चल रही थी, उसने अचानक ब्रेक लगा दिया और रुक गई, और आदित्य वर्मा को ब्रेक लगाकर रुकना पड़ा। आदित्य वर्मा ने भी धीमी आवाज में एक धमाके की आवाज सुनी जो सामने वाली कार से आई थी। ये कार अभी भी मर्सिडीज बेंज S450 थी।
तभी पीछे वाली कार में बैठे आदित्य वर्मा और जियांग टिंगटिंग ने मर्सिडीज बेंज S450 की इमरजेंसी लाइटें चमकती देखीं। एक कार दुर्घटना हुई थी। सामने वाली मर्सिडीज बेंज S450 कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये दोनों का पहला विचार था। मुझे नहीं पता क्या हुआ। पीछे की गाड़ियां पहले से ही लंबी कतार में फंसी हुई थीं और कुछ गाड़ियां लेन बदलकर बगल से निकल गई थीं। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो सूट और चश्मा पहने हुए था और जिसका पेट बड़ा था, मर्सिडीज बेंज S450 की चालक सीट से नीचे उतरा। वह आदमी गुस्से में कार से उतर गया और फिर कार के सामने चला गया और बहुत बदसूरत लग रहा था। उनकी कार के सामने का बायां हिस्सा चोटिल और विकृत हो गया था। इसके बगल में एक मानव चालित तिपहिया वाहन का अगला पहिया विकृत हो गया था तथा एक पुराने जमाने की सिलाई मशीन जमीन पर गिरी हुई थी। जमीन पर 60-70 साल की एक बूढ़ी औरत सफ़ेद बालों वाली अपने पैर रगड़ रही थी। जमीन पर पड़ी टूटी फूटी तिपहिया साइकिल और सिलाई मशीन देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बूढ़ी औरत रो पड़ी। उसके पैरों से ज्यादा उसके दिल में दर्द हो रहा था। वह जिस तिपहिया साइकिल का कई वर्षों से उपयोग कर रही थी वह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उस पर लगी दशकों पुरानी सिलाई मशीन पहले से ही थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन अब तो उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। बुढ़िया रो पड़ी और भगवान से कहने लगी। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। वह दशकों से ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रही है और उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसके पति का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। वह आज दोपहर इस तिपहिया साइकिल से टूटी हुई सिलाई मशीन की मरम्मत करने के बारे में सोच रही थी ताकि वह वापस जाकर उस रजाई की मरम्मत कर सके जिसका इस्तेमाल उसके पति ने कई सालों तक किया था। लेकिन जब वह दोपहर में बाहर आई तो उसे बहुत सी चीज़ें मिलीं। कई जगहों पर मुझे सिलाई मशीनें ठीक करने की जगह नहीं मिली और कई जगहों पर लोग उन्हें ठीक करने को तैयार नहीं थे। अब तक अंधेरा हो चुका था। उसने अभी तक खाना नहीं खाया था, लेकिन वह फिर से खो गई थी। अपनी उम्र और शहर में बहुत सारी कारों के कारण वह बाइक नहीं चला सकती थी, इसलिए वह बस उसे धक्का देती रही और आज वह इस मुकाम पर पहुंची है। वह जल्दी से वापस भागना चाहती थी, क्योंकि परिवार में एक पोती है जिसे ल्यूकेमिया है। वह सिर्फ 8 साल की है। कुछ साल पहले मेरे बेटे की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और मेरी बहू अपनी ल्यूकेमिया से पीड़ित पोती और अपने पति को छोड़कर भाग गई। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी पत्नी का भी निधन हो गया। अब वह और उसकी पोती ही एक दूसरे पर निर्भर रह गई हैं। वह अपनी पोती के बारे में चिंतित थी और जल्दी से घर लौटी, लेकिन तभी उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बूढ़ी औरत रोई। लेकिन इस समय अधेड़ उम्र का आदमी नीचे आया और देखा कि उसने जो नई कार खरीदी थी वह बहुत सजी हुई थी। उसका दिल टूट गया और उसने जमीन पर पड़ी बुढ़िया से गुस्से से कहा, वाह, धिक्कार है बुढ़िया, ये तुमने क्या किया? देखो, मेरी नई कार क्षतिग्रस्त हो गई। क्या तुम मौत की तलाश में हो? तुम तिपहिया वाहन को धक्का देकर मुख्य सड़क पर भाग गए। आप सड़क के गलत तरफ गाड़ी चला रहे हैं। आप सड़क के गलत तरफ गाड़ी चला रहे हैं। क्या आपको कोई यातायात कानून पता है? कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ये बहुत अच्छा सौदा है, इसकी कीमत हजारों में है। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो मर्सिडीज बेंज S450 का मालिक था, वृद्ध महिला पर गुस्से से चिल्लाता रहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना मोबाइल फोन उठाया और घटनास्थल की तस्वीरें ले लीं। आसपास के कई लोगों ने भी ये दृश्य देखा। घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए इसे एक नज़र में देखा जा सकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस आदमी ने कहा था। ये बुजुर्ग महिला ट्रैफिक के विपरीत दिशा में अपनी तिपहिया साइकिल को धकेल रही थी। ये सड़क 2 तरफा 4 लेन वाली सड़क है जिसके बीच में एक डिवाइडर है। बुजुर्ग महिला की तिपहिया साइकिल को बीच वाले डिवाइडर के बगल में दाईं ओर मुख्य सड़क पर धकेल दिया गया है। जब वृद्ध महिला ने उस आदमी की आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे पर फिर से भाव बदल गए। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने कमजोर स्वर में कहा कि उसे पता लग रहा था कि वह गलत रास्ते पर जा रही है और उसे यातायात के नियमों के बारे में तो कुछ शब्द भी नहीं पता थे। मुझे तुम्हारे लिए दुख है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। माफ़ करना, क्या तुम भूल सकते हो? तुमने मेरी नई कार बर्बाद कर दी जिस पर मैंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए थे।
बस मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। आदमी ने फिर ठंडे चेहरे के साथ बूढ़ी औरत से कहा, 10 लाख से भी ज्यादा। उस आदमी की बात सुनकर बूढ़ी औरत भी डर गई। ये सही है, 10 लाख से ज्यादा। सटीक रूप से कहें तो यह 1.29 मिलियन है। आपने मुझ पर इतना खर्च किया। कार की मरम्मत का पैसा 10,000 है। आपको मुआवजा देना होगा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 50,000। आदमी ने फिर से बूढ़ी औरत से तीखी आवाज में कहा, क्या 50,000? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 20 रुपये से ज्यादा हैं और मुझे अपनी पोती की दवा खरीदने के लिए भी पैसे बचाने हैं। वृद्ध महिला उस आदमी की बातों से सचमुच डर गई और फिर से रोने लगी। नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो अपने परिवार, रिश्तेदारों या दोस्तों से उधार मांग लीजिए। दया दिखाने का नाटक मत कीजिए। आपको मुझे पैसे दे नहीं होंगे। हालांकि उस आदमी ने जरा भी सहानुभूति नहीं दिखाई और फिर भी गुस्से से, खतरनाक और क्रूर दिखते हुए कहा, मेरे घर पर अब कोई नहीं है। मेरी सिर्फ एक पोती है और वह अब भी मेरे वापस आने का इंतजार कर रही है। बूढ़ी औरत फिर से थोड़ी चिंतित हो गई और फिर से रोने लगी। ये कब बेहतर होगा, हे भगवान, बूढ़ी औरत कह रही थी, जिंदगी कब बेहतर होगी। जब आसपास के लोगों ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने अपना सिर हिला दिया। ओह, ये बूढ़ी औरत असली है। काफी दयनीय लग रहा है, हालांकि उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही आप बड़े हो जाएं, फिर भी आपको यातायात नियमों का पालन करना होगा। कुछ लोगों ने आह भरी, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि भले ही वे वृद्ध हों, लेकिन यदि वे कुछ गलत करते हैं तो उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तथा मुआवजा दिया जाना चाहिए। आदित्य वर्मा और जियांग टिंगटिंग भी अपने सामने के दृश्य से आकर्षित हुए। मूलतः आदित्य वर्मा अभी लेन बदल कर जाने वाले थे, लेकिन आदित्य वर्मा ने ऐसा नहीं किया और जब उन्होंने आगे देखा तो आदित्य वर्मा की आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। आदित्य वर्मा आश्चर्य से चीखने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि जब आदित्य वर्मा ने मर्सिडीज बेंज S450 को अपने सामने से पार किया तो उन्होंने वास्तव में एक चमकदार लाल बत्ती देखी। अगले ही पल आदित्य वर्मा कार से बाहर निकल आए। आदित्य वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? जियांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा से पूछा। नीचे जाओ और देखो, आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। जियांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा को कार से बाहर निकलते देखा और वह भी उनके पीछे चला गया। जल्द ही आदित्य वर्मा उस कार दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए, जो वृद्ध महिला और मर्सिडीज बेंज के मालिक के बगल में था। दोनों लोगों की बातें आदित्य वर्मा के कानों में साफ पड़ीं। अनायास ही आदित्य वर्मा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और भौहें सिकुड़ गईं। आदित्य वर्मा ने वृद्ध महिला के सिर के ऊपर एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह भी देखा, जिसे केवल वही देख सकता था। यह एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने सीधे वृद्ध महिला के सिर पर लगे संकेत पर क्लिक कर दिया। इसके तुरंत बाद सिस्टम ने आदित्य वर्मा के बैंक कार्ड से सीधे पैसे काट लिए। डिंग डोंग, यह एक दयालु बुढ़िया है, लेकिन इसका भाग्य बुरा है। इसने अधेड़ उम्र में अपने बेटे को खो दिया, बुढ़ापे में अपने पति को, और इसकी पोती को भी ल्यूकेमिया हो गया। वह बूढ़ी, कमजोर और बीमार है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है। आदित्य वर्मा ने सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी को देखा और फिर उस वृद्ध महिला की ओर देखा, लेकिन वह भावुक हुए बिना नहीं रह सके। जैसा कि बुजुर्ग महिला ने अभी कहा, आदित्य वर्मा खुद को ये पूछने से नहीं रोक पाई कि जिंदगी कब बेहतर होगी। उसका जीवन बहुत कठिन था। पता नहीं कब से आदित्य वर्मा को दुनिया का दुख दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए आदित्य वर्मा ने इस वृद्ध महिला की मदद करने का फैसला किया। बूढ़ी औरत, मर क्यों नहीं जाती? तू रात में लोगों को नुकसान पहुंचाने निकलती है। तू गलत दिशा में गाड़ी चला रही है। खुद देख, मेरी नई गाड़ी का क्या हाल है। मर्सिडीज बेंज के मालिक ने बुढ़िया से फिर गुस्से में कहा। हालांकि वह बहुत ज्ञानी और जानकार लग रहा था, लेकिन उसकी बातें बहुत अप्रिय थीं और वह चिल्लाता रहा, धिक्कार है बुढ़िया पर। लेकिन इस समय देहात एक थप्पड़ सीधे मर्सिडीज बेंज पर लगा और उसकी कर्कश आवाज से मर्सिडीज बेंज का मालिक चौंक गया। तुम क्या कर रहे हो? मर्सिडीज बेंज के मालिक ने गहरी आवाज में आदित्य वर्मा से पूछा। आप अपनी कार की बात कर रहे हैं। इसकी कीमत कितनी है? आदित्य वर्मा ने शांति से पूछा। कितना? 10 लाख, 2,90,000। क्या तुम इसे वहन कर सकते हो?
मेरी कार को नुकसान मत पहुंचाना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। मर्सिडीज बेंज के मालिक ने आदित्य वर्मा से गर्व से कहा, उनकी आवाज में व्यंग्यात्मक भाव था। ठीक है, 10 लाख 2,90,000 है ना? मैं आपकी कार खरीद लूंगा। 10 लाख 3 लाख कैसा रहेगा? हालांकि मर्सिडीज बेंज के मालिक ने सुना कि उसके सामने वाले युवक ने अपनी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली और उससे सीधे कहा, क्या आप मेरी कार खरीदना चाहते हैं? जब मर्सिडीज बेंज के मालिक ने आदित्य वर्मा की बात सुनी तो वह विश्वास से अपना मुंह खोल बैठा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे साथ? क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? मर्सिडीज बेंज के मालिक ने फिर से उपहास किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य वर्मा उसकी कार खरीद पाएंगे। तुम ही मजाकिया हो, है ना? पहले मुझे बताओ कि क्या वह इसे खरीद सकता है। पहले अपने पीछे वाले आदमी की कार तो देखो। ये तो मर्सिडीज बेंज है, इसमें क्या खास बात है? देखो तो वह क्या चला रहा है। लैम्बोर्गिनी वेनेजिया। तभी बगल से दर्शकों की आवाजें आईं। कई लोगों ने देखा कि उनके आगे वाला युवक पीछे वाली सुपर कार लैम्बोर्गिनी की ड्राइवर सीट से उतर गया। ये करोड़ों की स्पोर्ट्स कार है। आप कह रहे हैं कि वो अपनी मर्सिडीज बेंज नहीं खरीद सकता? ये सुनकर वो थोड़ा नाखुश हुए, इसलिए अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं पाए। और तो और, इस मर्सिडीज बेंज का मालिक तो कमाल का लग रहा था। हालांकि ट्रैफिक के विपरीत दिशा में गाड़ी चला रही बुजुर्ग महिला ही इस हादसे के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी, लेकिन उसने जो कहा वो बहुत कठोर था। जब मर्सिडीज बेंज के मालिक ने दर्शकों की बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत अपनी मर्सिडीज बेंज के पीछे देखने लगा। एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी चुपचाप खड़ी थी, सुव्यवस्थित बॉडी और सुंदर आकार के साथ। ये रात की रोशनी में अभी भी बहुत चमकदार थी। अरे, ये तो लैम्बोर्गिनी है। यह लैम्बोर्गिनी वेनेजिया है। 30 मिलियन से अधिक मूल्य की वेनेजिया। मर्सिडीज के मालिक की आंखें गहरी सदमे से भर आईं। वह एक कार विशेषज्ञ भी था। उसने एक नज़र में ही इस काली लैम्बोर्गिनी को पहचान लिया। ये 3 करोड़ से भी ज्यादा कीमत वाली मशहूर लैम्बोर्गिनी वेनेजिया थी। क्या यह आपकी कार है? मर्सिडीज के मालिक ने अविश्वास से कहा। 10 लाख 3 लाख, क्या आप इसे बेचेंगे? तुरंत पैसे ट्रांसफर करें। आदित्य वर्मा ने मर्सिडीज के मालिक से सीधे कहा। बेचो बेचो बेचो, मर्सिडीज के मालिक ने जल्दी से कहा। बेवकूफ़, इसे नहीं बेचते। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कार अब खराब हो चुकी है और उसने असल में 13 लाख भी खर्च नहीं किए और उसे अभी भी पैसे कमाने हैं। बैंक खाता संख्या, आदित्य वर्मा ने फिर हल्के से कहा। यह मेरा बैंक खाता नंबर है। मर्सिडीज के मालिक ने अपने बटुए से एक बैंक कार्ड निकाला और आदित्य वर्मा को थमा दिया। उस पर एक बैंक खाता संख्या लिखी थी। जल्द ही आदित्य वर्मा ने बिना कुछ कहे बैंक कार्ड में 13 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। आदित्य वर्मा बैंक के सुपर वीआईपी ग्राहक हैं, इसलिए ट्रांसफ़र की कोई सीमा नहीं है। झनकार अगले ही पल मर्सिडीज के मालिक को अपने मोबाइल फ़ोन पर एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ। ये बैंक कार्ड आने का अनुस्मारक संदेश था। यह आ गया, ये सचमुच आ गया। जब मर्सिडीज के मालिक ने यह संदेश देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। 1.3 मिलियन अभी अभी आए और दूसरे पक्ष ने बिना पलक झपकाए 1.3 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए। ये तो बहुत सीधा सादा है। अरे, ये तो असली स्थानीय तानाशाह है। ये ज़रूर कोई दूसरी पीढ़ी का ताकतवर अमीर आदमी होगा जिससे कोई पंगा नहीं ले सकता। चूंकि आ ही गई तो अब ये कार मेरी है ना? क्या तुम बाहर निकल सकते हो? लेकिन इस समय आदित्य वर्मा ने फिर से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और ठंडे स्वर में कहा। जब उस अधेड़ उम्र के आदमी ने आदित्य वर्मा की बात सुनी तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। जैसे ही वो बोलने वाला था उसे अपने शरीर में एक जोरदार दबाव महसूस हुआ जिससे उसे लगभग पेशाब आ गया। अधेड़ उम्र के आदमी के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। मैं तुरंत चला जाऊंगा, तुरंत चला जाऊंगा, अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से कहा। टैक्सी ली और चला गया। लेकिन इस समय रास्ता छोड़ो, जो लोग चिंतित नहीं हैं वे जल्दी से तितर बितर हो जाएं। भीड़ के पीछे से एक महिला की आवाज आई। मैं पुलिस स्टेशन से मीरा वर्मा हूं और यह मेरी पुलिस आईडी है। मैंने टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स पहने एक खूबसूरत महिला को भीड़ के पीछे से आते देखा जो बहुत ही सक्षम लग रही थी। चलते हुए उसने कहा और हाथ में एक छोटी सी काली किताब निकाली जो पुलिस का पहचान पत्र था। यह मुंबई पुलिस स्टेशन की मीरा वर्मा थीं।
मीरा वर्मा आज काम से छुट्टी लेकर पहले ही निकल चुकी थीं। उन्होंने पास ही अपनी सहेलियों के साथ डिनर किया और फिर खान मार्केट में फिल्म देखी। वह अभी सिनेमाघर से बाहर आई थीं और टैक्सी लेकर घर जाने वाली थीं। तभी उनकी नज़र यहाँ के हालात पर पड़ी। उन्होंने पूछताछ की और उन्हें पता चला कि कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए बिना कुछ कहे चली आईं। आवाज़ सुनकर आदित्य वर्मा अपना सिर घुमाने से खुद को नहीं रोक सके और पूरा व्यक्ति फिर से स्तब्ध रह गया। उसी समय मीरा वर्मा ने भी घटनास्थल पर यह दृश्य देखा। एक मर्सिडीज बेंज ने एक तिपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी और बुजुर्ग महिला अभी भी जमीन पर बैठी थी। मीरा वर्मा को भी एक नज़र में मुख्य बात समझ आ गई। बुजुर्ग महिला जिस तिपहिया साइकिल पर सवार थी वह जरूर गलत दिशा में थी, लेकिन कार की तुलना में लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। ओह दादी, क्या आप ठीक हैं? मीरा वर्मा जल्दी से उस वृद्ध महिला के पास गईं और चिंता से पूछा। बूढ़ी औरत अभी भी रो रही थी। मैं गलत था, मुझे यहाँ पैदल नहीं आना चाहिए था। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं ठीक हूँ, बस मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है। बुढ़िया फिर रो पड़ी। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि असली मालिक जा चुका है और उसके सामने वाली कार का मालिक भी बदल गया है। मीरा वर्मा ने इस समय अपना सिर उठाया और देखा कि उनके सामने मर्सिडीज बेंज के पास एक युवक खड़ा था। तुम क्यों हो? आदित्य वर्मा, तुम यहाँ क्यों हो? मीरा वर्मा ने आंखें चौड़ी करके आश्चर्य से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य वर्मा यहाँ मिलेगा। उसने इस लड़के को तीसरी बार देखा था और हर बार उसे देखकर वह प्रभावित हो जाती थी। पहली बार जेल से भागे एक कैदी को पकड़ने के लिए, दूसरी बार मुंबई ब्रिज पर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, और अब तीसरी बार ऐसा हुआ है। आप भी यहाँ हैं, ऑफिसर मीरा। आदित्य वर्मा ने भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। तभी मीरा वर्मा का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने अपना सुंदर मुंह खोला। उन्हें एक संभावना सूझी। उनकी भौहें एक पल में हल्की सी सिकुड़ गईं। आदित्य वर्मा, ये कार आपकी नहीं है ना? मीरा वर्मा ने आदित्य वर्मा से पूछा। आदित्य वर्मा चौंके, लेकिन फिर भी कमजोर स्वर में बोले, खैर, अब ये कार सचमुच मेरी है। ठीक है आदित्य वर्मा। हालांकि वो बुजुर्ग महिला ट्रैफिक के विपरीत गाड़ी चला रही थी, उसे इतनी चोट लगी थी, फिर भी आपने उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। आपने उससे खर्चा भी मांगा था, है ना? जैसे ही आदित्य वर्मा के शब्द निकले, मीरा वर्मा ने तुरंत आदित्य वर्मा से कहा। फिर आदित्य वर्मा पुनः स्तब्ध रह गए, अवाक। आदित्य वर्मा के स्पष्टीकरण का इंतजार किए बिना ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास के लोगों ने आदित्य वर्मा को समझाने में मदद की थी। अफसर मीरा, आप गलत हैं। इस भाई ने गाड़ी नहीं चलाई। उसने बूढ़ी औरत को नहीं मारा। छोटे भाई ने इस कार को खरीदने के लिए केवल 1.3 मिलियन खर्च किए। पिछले मालिक ने पैसे ले लिए और भाग गया। लोगों की आवाजें गूंज उठीं। इन लोगों की बातें सुनकर मीरा वर्मा पुनः दंग रह गईं और उनके सुंदर चेहरे पर अचानक लाली छा गई।